नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके सामने मैं आज लेकर आई हूँ भारत का संविधान एनसीईआरटी की पुस्तक 11th क्लास की, जिसका अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। प्यारे बच्चों, मैं आपके पास सबसे पहला अध्याय जो मैं लेकर आई थी संविधान क्यों और कैसे, उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया था कि संविधान की आवश्यकता हमारी क्यों है और संविधान निर्माण के लिए क्या क्या प्रक्रिया की गई थी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने समय में वह जाके पूरा हुआ था, इन सभी की हमने परिचर्चा की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि भारतीय संविधान में अधिकार की बात है, अधिकार किस लिए आवश्यक है, भारतीय नागरिकों को अधिकार क्यों दिए गए थे, ये सभी चर्चा जो है हम भारतीय संविधान के परिचय में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह अध्याय आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उत्तम साबित होगा। इसमें बताया गया है कि संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता है। कहने का मतलब है सरकार के विभिन्न अंग कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके बारे में ही हमें नहीं बताता है, उनकी संरचना ही नहीं बताता है, उनके संबंधों को ही नहीं व्यक्त करता है। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या बताया है? संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज किसे कहते हैं बच्चों? दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे कागजों का लेख या ऐसे लिखित दस्तावेज नहीं है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, जनता की सरकार, जनता का तंत्र, प्रजा का तंत्र। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में, किस भाग में? तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के कौन से भाग में? तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। क्या मतलब हुआ कि भारतीय संविधान ने संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हुए उसने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए कि एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करेगा तो वह किस सीमा तक उसका प्रयोग कर सकता है, उसका उल्लेख भी बताया गया है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ और कुछ विस्तृत भी हुआ। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा, जैसे भारतीय संविधान कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है, क्या वह न्यायपालिका जो है उन अधिकारों की सुरक्षा करती है, मौलिक अधिकार तथा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार किसको दिए जाते हैं? नागरिकों को दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के तो राज्य को दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, तो इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। अब बात आती है अधिकारों का महत्व की बात आती है कि नागरिकों के लिए अधिकार महत्व क्या रखते हैं या महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। अब इसमें हम छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। ठीक है, 1982 के एशियाई खेलों से पहले फिर अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण किया गया और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। क्या हुआ? मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी
दी गई। मतलब जो मजदूरी मजदूरों को दी जानी चाहिए थी उससे भी कम मजदूरी उन मजदूरों को दी गई, मतलब उनकी दयनीय दशा में काम काम लिया गया। आपको पता है विद्यार्थियों, मजदूर कितने गरीब होते हैं, कितने लाचार होते हैं, और उसको और कम मजदूरी देकर उनसे कार्य करवाया गया। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति को का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका, एक एप्लीकेशन है ना, एक याचिका दायर की, एक एप्लीकेशन जारी की। क्या जारी किया उसमें? उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी के जैसा है। मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है उससे कम मजदूरी देना क्या कहलाएगा? बेगार और बंधुआ मजदूरी जैसा है, और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कौन सा अधिकार हो गया? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो ये भी मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। कैसी मजदूरी दिलाए? तयशुदा मजदूरी दिलाए। अब दूसरा हमारे पास उदाहरण आता है मचल लालूम का। तो पहला उदाहरण जो हमने क्या देखा कि मजदूरों को जो तय मजदूरी की गई थी, है ना, उस मजदूरी से कम मजदूरी उनको मिली। तो कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया गया। अब बात आती है बच्चों मचल लालूम की। मचल लालूम क्या है? एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जब वो गिरफ्तार किया गया, वह उस समय कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का, 23 ईयर्स ओल्ड था। लालूम असम के मणिगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। उस पर मचल लालूम पर क्या आरोप था? उस पर आरोप था कि उसने किसी व्यक्ति को या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। जब बच्चों मचल लालूम के ऊपर मुकदमा चला था तो स्वास्थ्य कर्मियों ने, चिकित्सा कर्मियों ने जब उसको जांचा परखा तो ये देखा कि वे काफी मानसिक रूप से क्या है? अस्वस्थ है। और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में उसे भर्ती कर लिया गया। ठीक है, और वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालूम स्वस्थ है अब और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लालूम न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूम को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह कितने वर्ष का हो गया? 77 ईयर्स, 77 वर्ष का वह हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालूम को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। अब देखिए, आप मचल का पूरा जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया। 23 ईयर में वह क्या हुआ था? कैदी बना और उसके बाद 77 ईयर में वह जेल से रिहा हुआ। 54 ईयर्स जो है उसने हिरासत में कैदी के रूप में बिताए और उसके पास उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए 1967 और 1996 में कार्यवाही के लिए मुकदमा चलाया जाए, इस प्रकार की कार्यवाही के लिए जेल अधिकारियों ने 2 बार कहा भी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मचल का पूरा जीवन कैसा हो गया? बिल्कुल व्यर्थ हो गया। अब तो वो बूढ़ा हो गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को क्या देता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी नागरिकों को क्या देता है? जीवन, मतलब जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका क्या अर्थ हुआ?
उसका अर्थ हुआ कि हर नागरिक को अपने मुकदमे के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है, कि हर एक नागरिक जिसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, तो वह किसका हकदार है? वह हकदार है बच्चों, वह त्वरित सुनवाई का हकदार है। मचल नालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। क्या हुआ? मचल नालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। जब ये अधिकार तो दे दी संविधान ने हमें, है ना, लेकिन इसको व्यवहार में लागू ही नहीं किया गया। मुकदमा जब जेल अधिकारियों ने मुकदमा चलाने की बात की और मुकदमा नहीं चलाया गया, तो फिर उस अधिकार का, उस व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार का क्या मतलब सिद्ध हुआ? ठीक है, क्योंकि वो तो गरीब था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं और वो केस पेंडिंग पड़ा रहा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर लालूम धनी और ताकतवर होता तो तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? मतलब अगर लालूम धनी होता और ताकतवर होता तो स्थिति कैसी होती? इसी प्रकार यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? अब ठेकेदार के साथ काम करने वाले कौन थे? मजदूर थे, लेकिन इसमें बताया जा रहा है अगर इंजीनियर होते तो क्या उसी प्रकार से उनको कम मजदूरी दी जाती? नहीं। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लालूम धनी और ताकतवर होता तब उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, और ठेकेदार मजदूरों की जगह अगर इंजीनियर के साथ ऐसा करता तो इंजीनियर अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में जाते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई और इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण मजदूरों को न्याय मिल सका। किसके कारण? शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में मजदूरों को भी, नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और वो किसके द्वारा दिया गया? संविधान के द्वारा दिया गया है। अब बात आती है बच्चों अधिकारों का घोषणा पत्र। ये क्या कहता है? उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सूचीबद्ध, मतलब लिस्टेड कर दिया गया है कि ये अधिकार जो हैं संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। मतलब संविधान ये सुनिश्चित करता है प्रजातंत्र के अंदर कि व्यक्तियों के पास, नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होने चाहिए जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा गया? कि संविधान के द्वारा अगर इनको अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा और उनको संरक्षित कर दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाएगा। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अगर सरकार अधिकारों के विरुद्ध कार्य करेगी, नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगी, तो ये जो घोषणा पत्र है उसके माध्यम से नागरिक क्या करेंगे? न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। मतलब अगर सरकार इनके अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो उपचार भी वह सुनिश्चित कर देगा। कौन कर देगा? संविधान कर देगा, न्यायालय कर देगा। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करेगा? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया विद्यार्थियों? इसमें हमने यह समझा कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करेगा? उससे संरक्षित करेगा जैसे कि निजी संगठन हो गए और सरकारी अधिकारी या विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका ऐसी संस्थाएं हो गई, सरकार के विभिन्न अंग हो गए जिनके द्वारा अधिकारों का हनन किया जा सकता है। इनके अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए संविधान इनको सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया विद्यार्थियों? अब इसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। इसमें ये बताया गया है विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक यानी मूल, फंडामेंटल है ना, बेसिक जो अधिकार होते हैं उनको बताया गया है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को भारत के संविधान ने कौन कौन से अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा कि ये अधिकार जो है नागरिकों को दिए जाने वाले जो अधिकार हैं वो नागरिकों को दिए जाने चाहिए और इसकी मांग किससे की थी? अंग्रेज शासकों से की थी, है ना, कि जनता के अधिकारों का आदर करे, उनका सम्मान करे। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग भी उठाई। कब मांग उठाई मोतीलाल नेहरू जी ने? मोतीलाल नेहरू जी की जो समिति बनी थी, मोतीलाल नेहरू समिति कमेटी 1928 में, उसमें अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई गई। अब विद्यार्थियों हमने ये पढ़ा था ऊपर कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो अधिकारों का घोषणा पत्र आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो क्या कहेंगे आप, क्या लिखेंगे? तो अधिकारों का घोषणा पत्र से तात्पर्य यह है कि संविधान में लेखबद्ध, सूचीबद्ध किए गए वे अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं वे कहलाते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, अतः ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक ही थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है ये हर एक व्यक्ति के लिए, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया उसे, और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए कि कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करे। उसकी सुरक्षा के लिए साथ साथ में उसको वो सुरक्षा भी प्रदान की गई। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अर्थात नौकरशाही उसका उल्लंघन नहीं कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से, मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए जाते हैं? मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, अन्य अधिकारों से भिन्न है। अन्य अधिकार नागरिकों को जो प्रदान मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं। अन्य अधिकार की जो बात की गई है इसमें, अन्य अधिकारों में वो छोटे मोटे हमारे सारे अधिकार इसमें आ जाते हैं जो जनसाधारण को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है बच्चों, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है, समझ में आया? जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? संविधान देता है कि वे सुरक्षित रहेंगे। अब सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना सकती है ना, सामान्य अधिकारों के लिए संसद जो है कानून बना सकती है, परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं जो नागरिकों को मूल रूप से दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करना पड़ता है उनको परिवर्तित करने के लिए।
इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार का कोई भी अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वो किसी भी प्रकार से इन अधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते और ना उसका हनन कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है? इस अध्याय में हम आगे ये पढ़ेंगे कि सरकारों के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। अगर सरकार का कोई अंग मौलिक अधिकारों का हनन करता है या किसी प्रकार से उसके विरुद्ध होता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? संविधान कहता है उसकी रक्षा करेगा न्यायपालिका। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है और या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, उसे नकार सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। सरकार जो होती है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कैसे प्रतिबंध लगा सकती है, ये हम आगे के अध्यायों में आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे, जिसमें कि मैं अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसमें हिंट दे देती हूँ कि किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकती है। जो राष्ट्रपति आपातकालीन परिस्थितियों में या आपातकालीन परिस्थितियां जब राज्य में आ जाती हैं, तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन किन किन मौलिक अधिकारों पर लगाया जा सकता है, किन किन पे नहीं लगाया जाता, इसका विस्तृत विवरण हम अगले अध्यायों में करेंगे। अब देखो इसमें क्या बताया है, कहाँ पहुंचे क्या समझे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। अभी हम देखेंगे ऊपर कि हमने एक ब्लॉक में देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। दोनों संविधानों में जो मतलब एक सूची तैयार करनी है हमको बच्चों, जिसमें दोनों संविधानों में क्या कौन कौन से अधिकार पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में हो या भारत में नहीं है, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो दक्षिण अफ्रीका में है लेकिन भारत में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हो पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। तो इन दोनों संविधानों में जो प्राप्त मौलिक अधिकार है उनका हमें विश्लेषण करना है और अपनी नोटबुक में ये एक्टिविटी करनी है। और इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि दोनों ही संविधानों में कौन से अधिकार उसके पास है, कौन से हमारे पास है, या कौन से दोनों के पास ही है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका ने कौन से लिखित में दे रखे हैं और हमने कौन से लिखित में नहीं दे रखे हैं, इन सब की चर्चा जो है आप अपने नोटबुक में करेंगे। अब देखो इसमें बताया गया है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। कब लागू हुआ बच्चों? दिसंबर 1996 में। तो आपसे 2 नंबर के प्रश्न में, छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं ये। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। क्या बताया इसमें? संविधान के अनुसार, मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसके अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका की जो शिला रखी गई है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रजातंत्र का? ये क्या? अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, यह नस्ल है ना, नस्ल जाति होती है ना, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता है ना, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। मतलब क्या कहता है ये कि इसमें ये बताया गया है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की क्या है? आधारशिला है। और ये आधारशिला किस पर टिकी हुई है? किस पर टिकी हुई है? किस बात पे टिकी हुई है कि ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से भी, है ना। कितना स्पष्ट तरीके से इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी काफी स्पष्ट तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। क्या देता है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान नागरिकों को सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है ना। संवैधानिक अधिकारों का एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। मतलब मौलिक अधिकार जो दक्षिण अफ्रीका ने दे रखे हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक क्या बनाया गया है, संवैधानिक न्यायालय बनाया गया है, जिसमें उन संवैधानिक अधिकारों की क्या होगी, रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, है ना, संरक्षण मिलेगा। अब देखो आप, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में निम्नलिखित या सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं। गरिमा, है ना, गरिमा क्या होती है, आइडेंटिटी, है ना, गरिमा का अधिकार। निजता, निजता क्या होती है, निजता का मतलब है हम अपने निजी कार्यों में, है ना, प्राइवेसी वाले जो कार्य होते हैं, निजता का अधिकार होता है ना, निजता का अधिकार, हमारे उन अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद आता है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार, श्रम संबंधी व्यवहार क्या होता है, यदि हम कोई श्रम कर रहे हैं तो उसकी हमें उचित मजदूरी दी जाएगी, और श्रम जो हमसे कराया जाएगा हमारी मानसिकता और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हमसे वह श्रम कराया जाएगा। उसके बाद देखो आप, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। देखो विद्यार्थियों, स्वस्थ पर्यावरण में रहना और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखना, मतलब संरक्षण करना, ये हर एक नागरिक का अधिकार भी है और हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है। तो जब हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित रख पाएंगे, तभी तो हम स्वस्थ पर्यावरण में रह पाएंगे। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य यह है कि हम पर्यावरण को कैसे रखें, संरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, तभी हम उस पर्यावरण में संरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये भी एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, देखो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों समुचित आवास का अधिकार। समुचित आवास मतलब हमारे पास एक ऐसा आवास, एक ऐसा रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम भली प्रकार से रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या आता है, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। मतलब हमें भोजन भी मिलना चाहिए, है ना, दोनों वक्त का पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहां हम अपने आप को कैसा महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। उसके बाद आते हैं बाल अधिकार। बाल अधिकार मतलब बालकों को, बच्चों को दिए जाने वाले अधिकार। जैसे बच्चों को कौन कौन से अधिकार दे सकते हैं, जैसे मनोरंजन का अधिकार, खेलने कूदने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार जो है बच्चों को दिए जाने आवश्यक है और वो अधिकार दक्षिण अफ्रीका ने दे रखे हैं। इसके बाद आता है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। बुनियादी शिक्षा कौन सी होती है, जो बेसिक शिक्षा होती है, जिसमें बच्चा नर्सरी से लेकर के जो बच्चा पढ़ता है वह कहलाएगी बुनियादी, बेसिक शिक्षा। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन जो अपनी बेसिक शिक्षा पूरी करने के बाद से, मतलब प्रारंभिक कक्षाएं पूरी करने के बाद से, उसके बाद वह अगर हायर एजुकेशन चाहता है, उच्च शिक्षा चाहता है, तो वो भी पाने का अधिकार है। उसमें किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बुनियादी शिक्षा मतलब वह शिक्षित होना चाहिए, उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए शिक्षा का, और हायर एजुकेशन अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो वो भी उसको अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वह उस पर डिपेंड है कि वह कौन सी, कैसी, कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। अब इसका क्या मतलब, वो सांस्कृतिक अपनी संस्कृति संबंधित, धार्मिक अपने धर्म से संबंधित, भाषा यानी अपने भाषा से संबंधित, हम कोई भी, हमसे मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोग कोई भी समुदाय बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ये संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, वो संस्कृति के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर। इसके बाद आता है बच्चों सूचना का प्राप्त करने का अधिकार। सूचना का प्राप्त करने का अधिकार मतलब इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सरकार से या कोई सरकारी संस्था से या कोई निजी संस्था से। हमें हक है, हमें कौन, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह
किसी अपने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, किसी विषय संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो वह सूचना प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे मौलिक अधिकारों में दिया गया है कि वह सूचना प्राप्त कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, या हम आपसे बात करें कि अफ्रीका में जो घोषणा पत्र अधिकारों का तैयार किया गया है, उसमें ये कुछ कुछ ही बताए इसके अंतर्गत, है ना, सारे अधिकार नहीं आए हैं इसमें अभी भी। ये जो कुछ अधिकार बताए गए हैं, इन अधिकारों के माध्यम से बच्चों आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे। अब भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना, कि कौन कौन से अधिकार जो हैं भारत के संविधान में दिए गए हैं। तब आपको मेल करना है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से संविधान दिए गए हैं और भारत में कौन से संविधान, दक्षिण अफ्रीका में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारत के संविधान में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी तुलना करनी है। कौन से हमारे पास है, कौन से उनके पास है। जो उनके पास है वो क्या हमारे पास है अधिकार या नहीं है। तो इन सबका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, और ये एक्टिविटी आपको पूरी करनी है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी यहाँ समाप्त करती हूँ, और इसके बाद हम मौलिक अधिकारों को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, और इनके जो अधिकार जो हम शुरू करेंगे, समता का अधिकार से हम शुरू करेंगे, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समता का अधिकार या जो भी अधिकार हम पढ़ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन सी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षात्मक नीतियां बनाई गई हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उन अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर सके। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक आप ये जो वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, इसको समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और कहीं पर किसी प्रकार का डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है ना आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।